जय एंड डियर स्टूडेंट, आज 2019 का पेपर जो फर्स्ट है उसका पार्ट सेकंड हमारे सामने है। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम 2019 के पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसका एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और दूसरा ये सेशन आपके सामने लेकर मैं आया हूं। बच्चों यदि लगातार आप लोग इस सीरीज को देख रहे होंगे तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारे जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक ऐसे आपको जरूर मिल रहे होंगे एक पेपर के अंदर जहां से क्वेश्चंस आपकी बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं। तो आपसे यही कहना है मेरा बच्चों कि यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं पुराने पेपर को, आप अपने सिलेबस को देख रहे होंगे तो जरूर आपको एक चीज़ एक कॉमन देखने को आ रही होगी कि कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर ऐसे हैं जिनको यूपीएससी कहीं ना कहीं बार बार फोकस करता है। तो क्यों ना हम लोग हमारी प्रिपरेशन के अंदर उन टॉपिक को एक्स्ट्रा हम लोग उसके ऊपर मेहनत करके इस तरह से हम लोग हमारे ग्रिप में हम लेकर आ जाएं कि यदि उस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यदि वो टॉपिक से किसी भी तरह से वो एनालिटिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है तो किसी भी स्थिति में वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो। तो बच्चों उसी की तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 2019 तक हम पहुंच चुके हैं। जो बच्चा नया है, यदि बच्चा आपने पुराना क्वेश्चन नहीं देखे, पेपर्स नहीं दे रखे हैं तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ 2022 से लेकर 2019 तक के सारे आप पेपर देखिए। लगभग 5 साल हम लोग जो प्रीवियस ईयर वाले वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा जरूर आप लोग देखें। रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक हमारा सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है, तो उस रोटेशन और रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी के घूर्णन का या परिवर्तनीय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के रोटेशन के कारण कौन से इन्वायरमेंट इफेक्ट इसमें से है जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पहला डेली एंड डायurnal रिदम इन द डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। तो बच्चों आपको पता होगा अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है। अर्थ अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेशन। और जो पार्ट रोटेट होकर के सन के सामने आ जाता है वहां डे रहता है, जो पार्ट पीछे चला जाता है वह नाइट होता है। और वो एक इमेजिनरी लाइन जो डे और नाइट को सेपरेट करती है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, प्रदीप्त व्रत कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण डे और नाइट हो रहा है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे जो पहला सेंटेंस है हमारा कहीं ना कहीं वो सही है। क्या कि डेली और डायurnal जो रिदम है डे और लाइट का या टेम्परेचर का, वो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या कंट्रोल होता है? हाँ होता है। दूसरा, जो पार्ट सन के सामने होगा वहां टेम्परेचर हाई होगा, जो बैक होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा। दूसरा आप लोग देख रहे होंगे फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कॉन्स्टेंटली इन द साइडवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अर्थ की अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण आपने देखा होगा एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। और इस कोरियोलिस फोर्स के कारण बच्चों आपने देखा होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलने वाला जो विंड या ओशन करंट है, ये विंड या ओशन करंट की डायरेक्शन डेविएटेड हो जाती कहाँ? राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड डेविएटेड हो जाएगी कहाँ? साउथ हेमिस्फीयर में। यानी कि विंड और ओशन करंट की जो डायरेक्शन है वो डेविएटेड होती, विक्षेपित होती है किसके कारण? कोरियोलिस फोर्स के कारण। और कोरियोलिस फोर्स किसके कारण जनरेट होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। और इस कोरियोलिस बल के कारण पवन और जलधाराएं अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलने वाली राइट हैंड साइड डेविएटेड होती है और साउथ हेमिस्फीयर में चलने वाली जो विंड है वो लेफ्ट हैंड साइड डेविएटेड होती है। तो आप लोग देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। थर्ड की तरफ हम लोग बढ़े, द मूवमेंट ऑफ द टाइड्स। तो आपने बच्चों सुना होगा कि जो डेली टाइड होता है वो डेली टाइड कितनी देर बाद आता है? तो डेली टाइड आता है आपका 24 घंटे लगभग 52 मिनट के बाद। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ। और जो सेमी डेली टाइड होता है वो आता है 12 घंटे 26 मिनट के बाद में। 12 घंटे किसके बाद में? 26 मिनट के बाद में कौन सा टाइड आता है आपका? सेमी डेली टाइड आता है, सेमी डेली टाइड। तो जो टाइड का मूवमेंट है वो भी हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ही होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी कि तीनों ही जो फिनोमिना है इनके अंदर किसका रोल है बच्चों? रोटेशन ऑफ द अर्थ का है, रोटेशन ऑफ अर्थ का है। फिर नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राज्य में प्रमाणित कोयला नीचे का घटते क्रम में सही अनुक्रम आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व। ध्यान रखना कोल रिजर्व पूछ रहा ना कि प्रोडक्शन इन द इंडियन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक तो आपको रिजर्व ध्यान रखना है, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना है।
तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे तो झारखंड में सबसे ज्यादा है ना, झारखंड में झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, रामगढ़, हमने से कोल फील्ड भी पड़े हैं। दूसरा हम देखेंगे उड़ीसा है, तीसरा छत्तीसगढ़ है और चौथा वेस्ट बंगाल है। यानी कि सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में जो कोल का रिजर्वर है वो कौन है? झारखंड स्टेट है बच्चों। कौन सा है? झारखंड स्टेट। तो हमारा जो राइट सीक्वेंस होगा वो बी होगा, झारखंड फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड हमारा उड़ीसा होगा, थर्ड रैंक किसका होगा? छत्तीसगढ़ का, और फोर्थ रैंक किसका हो जाएगा बच्चों? वेस्ट बंगाल का होगा। तो हमारा सही सीक्वेंस ऑप्शन बी में मिल रहा है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ये चार जो स्टेट है ये इंडिया के मोस्ट कोल रिजर्व वाले स्टेट है, मोस्ट कोल रिजर्व वाले स्टेट है। मिनरल्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन था बच्चों हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा अर्थक्वेक से पूछा गया है, ठीक है। रिक्टर पैमाना आप देखा होगा, इस समय मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मेजर करते हैं। रिक्टर पैमाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना सही है, उसके बारे में हमें विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रिक्टर स्केल। पहला, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1935 बाय चार्ल्स रिक्टर, तो बच्चों सही है ये। दूसरा, इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय द सिंगल अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक के द्वारा निकाली गई जो ऊर्जा है उसको क्या करता है? मेजर करता है, तो ये भी सही है बच्चों। लेकिन पूछा जा रिक्टर स्केल इज नो अपर लिमिट, तो आप देखेंगे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग आपको दिखेगा। आपने देखा होगा 0 से लेकर 9 तक इस पे क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 0 to 9। यानी कि रिक्टर स्केल 0 से लेकर 9 तक क्या करता है? मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, किससे निकलने वाले? अर्थक्वेक के निकलने वाले। तो आप देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी या प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थक्वेक का जहां से ओरिजिन होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। जहां सबसे पहले हम उसको फील करते हैं उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर हम लोग बोलते हैं। अर्थक्वेक के शैडो जोन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, और आज हम लोगों से रिक्टर स्केल के बारे में पूछा है। तो बच्चों पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट है, लेकिन थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, है ना। नो अपर लिमिट जो बोल रहा है गलत है, इसमें अपर लिमिट रहती है 0 से 9 तक, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो नेक्स्ट लिमिट होती है वो लास्ट वाली यूनिट से कितने टाइम हजारडस होती है? 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। जितना नुकसान मान लीजिए रिक्टर स्केल पर 5 वैल्यू पर हुआ है तो उससे 10 गुना नुकसान 6 पर होगा, 6 पे जितना हुआ उससे 10 गुना 7 पर होगा। इस तरह से नेक्स्ट जो यूनिट होता है प्रीवियस से कितने टाइम्स? 10 टाइम्स हजारडस होता है। वापस में बोल रहा हूं आपको, ओशन करंट और विंड से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन हमारे सामने ओशन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? ध्यान रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट कोल्ड ओशन करंट। यानी कि हम लोग को इसमें किसको आइडेंटिफाई करना? वार्म ओशन करंट को। हमें गर्म जल धारा को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना बच्चों कि कौन सी जलधारा यहाँ पर गर्म जलधारा है, ठीक है। तो किनारी जो ओशन करंट है ये अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में चलने वाली एक कोल्ड ओशन करंट है जो सहारा डेजर्ट के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करती है। कैलिफोर्निया की ओशन करंट यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में चलने वाली एक कोल्ड ओशन करंट है, ये पैसिफिक ओशन में चलती है। कहाँ चलती है? पैसिफिक ओशन में। ये अटलांटिक ओशन में चलती है। क्यूरोसिवा की जो ओशन करंट है ये पैसिफिक ओशन में चलने वाली एक वार्म ओशन करंट है जो कहाँ चलेगी? ये चलेगी फिलीपींस ताइवान के पास में। ये एक वार्म ओशन करंट है। ओशियो या ओखाटस्क ओशन करंट भी पैसिफिक में चलने वाली एक कोल्ड है। पैसिफिक ओशन में चलने वाली एक कैसी ओशन करंट है? कोल्ड ओशन करंट है। तो देखिए किनारी भी कोल्ड है, कैलिफोर्निया भी कोल्ड है, ओशियो भी कोल्ड है, लेकिन क्यूरोसिवो पैसिफिक ओशन में चलने वाला एक कैसा ओशन करंट है? वार्म ओशन करंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरोसिवो की जलधारा प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। इसके ऊपर जाएंगे तो सुसीमा है, वो भी गर्म है। सुसीमा भी कैसा है? वार्म ओशन करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वार के घटित होने से समय अंतराल कितना होगा? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए हैं क्या कि एक डेली टाइड होता है और एक सेमी डेली टाइड होता है। मान लीजिए ये मून है, ठीक है, ये क्या है? मून। ये हम लोग ऐसा मान लीजिए कि मून वाला पार्ट है और ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के इस पॉइंट पर क्या आया है? टाइड आया है। क्या आया है बच्चों? टाइड, ज्वार आया है, ठीक है। और इस वाले बिंदु को घूम के आने में वापस यहाँ पर अब 24 घंटे लगेगा। कितना लगेगा? 24 घंटे का समय लगेगा। तब तक ये मून थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। ये मून एग्जैक्ट यहाँ ना होते थोड़ा सा आगे चला जाएगा, क्योंकि मून एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के आएगा बच्चों,
तो 24 घंटे में आना था सेकंड वाला ज्वार, लेकिन 24 घंटे में ना आते हुए 24 घंटे 52 मिनट, यानी कि हम लोग देखेंगे 52 मिनट डिले हो जाता है, कारण मून का थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाना, इसलिए पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो डेली टाइड की हम लोग देखेंगे, जो डिफरेंस होता है डेली टाइड में, एक जो टाइड आया उसके बाद में तो कितनी देर बाद आएगा, 24 घंटे 52 मिनट के बाद। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सेमी डेली टाइड के बारे में। व्हाट इज द टाइम गैप इन ऑकरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टाइड एट ए गिवन प्लेस ऑन द ओशन सरफेस। तो आप देखेंगे इस वाले प्लेस पर क्या आया, टाइड आया, और ये वाला पॉइंट जब घूम के यहां पर आएगा तो हम लोग देखेंगे 12 घंटे, 24 का हमने कितना कर दिया 12, तो यहां हम लोग 52 का भी कितना कर देंगे आधा, तो 26 मिनट, यानी कि जो सेमी डेली टाइड होगा वो कितनी देरी से आएगा, ये आएगा 12 घंटे 26 मिनट के बाद में, 12 घंटे 26 मिनट। और डेली टाइड पूछता तो हम बता देते 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो गया बच्चों बी। जो डेली टाइड होता है वो कितनी देर बाद आता है, 24 घंटे 52 मिनट के बाद, और जो सेमी डेली टाइड है वो कितनी देरी से आता है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद में, 12 घंटे 26। कारण इसके पीछे अर्थ भी क्या करता है, रोटेशन करता है, और अर्थ के आसपास कौन रिवॉल्यूशन कर रहा है, मून। तो मून अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है, वो अपने ऑर्बिट पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इसलिए टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा बढ़ जाएगा, 12 घंटे ना होता है एग्जैक्ट 12 घंटे 26 मिनट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 121। कामराज एक पोर्ट है, 2001 में उष्मी कोयले की मांग को प्रबंध करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है। सिंपल सा पूछा जा रहा है कि कामराज जो पोर्ट है वो किस स्टेट की बाउंड्री पर लोकेटेड है। तो हमें पता है आंध्र प्रदेश के किनारे तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, विशाखापट्टनम, ठीक है, जो सबसे सेफेस्ट भी है, डीपेस्ट भी है। उड़ीसा के किनारे पारादीप पोर्ट है बच्चों, पारादीप पोर्ट, ठीक है। तमिलनाडु के किनारे जाएंगे तो वहां चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई के साथ में वहां पर हम लोग देखेंगे तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन पोर्ट, और तूतीकोरिन के बाद हम देखेंगे तो कामराज पोर्ट है। कौन सा है, कामराज पोर्ट लिमिटेड। तो कामराज पोर्ट किस स्टेट के किनारे हो गया, तमिलनाडु स्टेट। कर्नाटका के किनारे न्यू मैंगलोर है, कर्नाटका के किनारे कौन सा एक मेजर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा तमिलनाडु। ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, आप जरूर देख रहे होंगे हर पेपर में हमें ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन मिल रहा है, कहीं कहीं हमें 2 या 3 भी मिल रहे हैं। फिर अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा है। Which one of the following union territories of India is the smallest in the terms of geographical area? है ना, भारत का इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे छोटा है। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2019 में, है ना, ध्यान रखिएगा। कब पूछा गया, 2019 में, ना कि 2022 में। इसलिए क्योंकि 2022 में अलग स्थितियां हैं और अक्टूबर 2019 के बाद की कुछ अलग स्थितियां हैं, ठीक है। तो देखो दमन एंड दीव की हम बात करें तो लगभग इसका एरिया हम लोगों को 112 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास मिलेगा। चंडीगढ़ का लगभग 114 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, दादरा नगर हवेली का 491 और लक्षद्वीप का 32। अब आप देख के आराम से समझ जाएंगे कि किस यूटी का एरिया सबसे कम है ना। स्मॉलेस्ट यूटी आपको बताना है तो आपको पता है एट प्रेजेंट में लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप सबसे छोटा और लद्दाख सबसे बड़ा। सबसे लार्जेस्ट कौन है, लद्दाख, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा लक्षद्वीप। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्टिव वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य परिचय से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से किसे पोलर फ्रंट थ्योरी से अनिवार्य रूप से संबंधित कहा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली रिलेटेड टू पोलर फ्रंटल थ्योरी। यानी कि पोलर फ्रंटल थ्योरी जो है इसका रिलेशन किससे है, एंटी साइक्लोन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, टेम्परेट साइक्लोन से, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस थ्योरी, ITCZ जिसको हम बोलते हैं ना, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बच्चों आप देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। एक कौन सा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन। कौन सा साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन ज्यादातर जनरेट होता है कहां पर, टेम्परेट रीजन में, 35 to 65 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ के बीच में, क्योंकि इधर से यहाँ पर पोलर कोल्ड ओशन करंट आता है, या पोलर आपकी कोल्ड क्या आती है, विंड आती है,
और इधर से कौन जाता है, वेस्टर्ली जाती है। इधर से कौन जा रहा है, वेस्टर्ली, और ऊपर से कौन आ रहा है, पोलर। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शनल बेल्ट होगा 80 से 4 किलोमीटर के बीच का, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल जोन। क्या बोलते हैं, फ्रंटल। ठीक है, तो दो आपके साइंटिस्ट हम बोले ज्योग्राफर हुए जिनके नाम था वी बर्किनीज और जे बर्किनीज। तो बर्किनीज ने जो टेम्परेट साइक्लोन है, उस टेम्परेट साइक्लोन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया जिसका नाम रखा पोलर फ्रंटल थ्योरी ऑफ साइक्लोन। क्या दिया, पोलर फ्रंटल थ्योरी। और किसने दिया था, बर्किनीज ने। किसने दिया था, बर्किनीज। और उन्होंने 6 स्टेज में जाकर के एक्सप्लेन किया था किसको, पोलर फ्रंटल थ्योरी को। तो बच्चों साइक्लोन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दूसरा कौन सा है, टेम्परेट साइक्लोन है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है कौन, पोलर फ्रंटल थ्योरी। और इसको किसने दिया था, बर्किनीज ने दिया था। किसने दिया था, बर्किनीज। अब आप यदि साइक्लोन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसमें फ्रंट एब्सेंट होता है, फ्रंट एब्सेंट होता है, और टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट प्रेजेंट होता है। तो वैसे भी यदि फ्रंट वर्ड आ रहा था तो ट्रॉपिकल तो वैसे भी नहीं आना चाहिए था। राइट आंसर हमारा क्या होना था, टेम्परेट ही होना था। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, टेम्परेट साइक्लोन है, उसको बेस्ट एक्सप्लेन करती कौन सी थ्योरी, पोलर फ्रंटल थ्योरी, पोलर फ्रंटल थ्योरी। नेक्स्ट हम देखें, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, एंटीसीडेंट रिवर है। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। आपको राइट डेफिनेशन बताना है। ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर आर एंटीसीडेंट रिवर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रू डेफिनेशन ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, पहला है जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करती, नहीं, जो रीजनल स्लोप को क्या करती, फॉलो करती है, उसको तो हम सिक्वेंट बोलते हैं। और सिक्वेंट के टाइप से कौन कौन से, कंसिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑफ सिक्वेंट, रीसिक्वेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, विच फॉलो द इनिशियल स्लोप ऑफ द हिमालय, तो स्टेटमेंट गलत है। फिर विच एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालय रेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान थी, है ना, पहले ही विद्यमान थी। मान लीजिए हमारा है ना इंडिया है, और इस इंडिया में हम बोलते हैं कि एक हिंद ब्रह्मा नदी थी। कौन सी नदी थी, हिंद ब्रह्मा नदी। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब ये हिमालय का ओरिजिन हुआ, और ओरिजिन के पहले से यहाँ पर कुछ नदियां थी ऐसे, और जब हिमालय ऊपर उठा तो ऊपर उठने के साथ साथ उन नदियों ने अपने पाथ को चेंज नहीं किया, पाथ अपना वही रखा जो पहले था। यदि माउंटेन वहां से ऊपर उठा तो उस माउंटेन वाले पार्ट को कट करके गॉर्ज और कैनियन बनाए। क्या बनाए, गॉर्ज और कैनियन का फॉर्मेशन किया, और अपना पाथ वही रखा जो पहले था, है ना। पूर्ववर्ती का मतलब ऐसा नहीं कि जो पूरब की ओर बहने वाली, नहीं, ऐसे रिवर जो माउंटेन वाले रीजन को, मॉन्ट्स को कट करके अपना पाथ जनरेट करती, गॉर्ज कैनियन और वी शेप वैली बना करके, ऐसे रिवर को हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। फिर देखो, विच फॉलोड द डीप और रॉक बेड्स ऑफ द हिमालय, ये भी रॉन्ग है। विच फॉलोड बाय द स्ट्राइक्स ऑफ द रॉक बेड्स ऑफ हिमालय, ये भी गलत है। तो बच्चों राइट स्टेटमेंट हमारा बी होगा, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान थी, और जब हिमालय बना तो ट्रांस ग्रेटर और आउटर को कट करके अपने पाथ को वही रखा जो पहले था। उसने अपने पाथ को रीजनल स्लोप के अकॉर्डिंग क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। यदि वो ऐसा कर लेती तो रिवर क्या हो जाती, सिक्वेंट रिवर हो जाती, लेकिन उसने नहीं किया। उसने गॉर्ज और कैनियन का फॉर्मेशन किया और अपने पाथ को पहले जैसा रखा, तो ये रिवर क्या कहलाई, एंटीसीडेंट कहलाई। क्या कहलाई, एंटीसीडेंट। और एक सुपर इम्पोज्ड रिवर भी होती है, जैसे आपने चंबल का, बानस का, सोन का नाम सुना होगा, वो रिवर सुपर इम्पोज्ड रिवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में द्वीपों के पुराने नाम तथा नए नाम के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। क्योंकि आपको पता होगा कि 2018-19 में हमारे प्रधानमंत्री जी अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए थे। ठीक है, और उस दौरान उन्होंने कुछ आइलैंड के नाम चेंज किए थे, और आइलैंड के जो नाम चेंज किए थे उसमें से जो रॉस आइलैंड था, इसका नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका रखा था, रोस का। तो रोस से हम याद रख लेंगे बोस। रोस आइलैंड का नाम क्या रखा, बोस। और नील आइलैंड का नाम रखा था शहीद आइलैंड। क्या रखा था, शहीद। तो इसने आप देख रहे हैं उल्टा लिखा है, रोस का होना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नील का होना था शहीद, लेकिन एक को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया।
और हेवलॉक का नाम चेंज करके करा स्वराज, तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो सही है, पहला और दूसरा जो है वो गलत है। उसके बाद में माउंट हैरियट भी एक द्वीप है जिसका नाम गृह मंत्री जी के द्वारा बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा, माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है, माउंट मणिपुर किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट है, ऑप्शन डी जो है हमारा बच्चा वो राइट है। तो ये क्वेश्चन उस समय क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट था इसलिए पूछ लिया गया था, और वैसे भी अंडमान निकोबार ये हमारे जो द्वीप समूह हैं वो भौगोलिक विभाजन का ही पार्ट है, वहां से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम लोगों से हर बार पूछा जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा ही हमारा 2019 का 2019 का पेपर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हुआ, पेपर सेकंड भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से वर्ष 2019, 20, 21 और 22 हम लोग 4 वर्ष को बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 5वें वर्ष में हम लोग अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम प्रवेश कर जाएंगे, और आपको जरूर ये कहीं ना कहीं आभास हो रहा होगा कि हमारी जो तैयारी है उस तैयारी में यदि सीरीज को हम लोग देख रहे होंगे तो और 4 चांद लग रहे होंगे, और हमारी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो रही होगी, और जरूर इसके माध्यम से हम एक दिन सफलता अर्जित करेंगे। आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।